इस वीडियो में सीखेंगे कि तत्वों का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। और हम सब ये भी जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं उसे 3 वर्गों में बांटा गया है। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। और हमें इस बात का भी पता है कि जो अलग अलग अभिक्रियाशील धातुएं होती है उसका निष्कर्षण के लिए अलग अलग विधियां हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर में जो ये सभी जो दिए हैं ये उच्च अभिक्रियाशील धातुओं में से है और इनका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है। उसके नीचे देखिए यहाँ ये हैं मध्य अभिक्रियाशील धातुएं। इसका निष्कर्षण कार्बन के उपयोग से अपचयन करके किया जाता है या किसी उपयुक्त तत्व की सहायता से अपचयन विधि से प्राप्त किया जाता है, यानी निष्कर्षण किया जाता है। और सबसे नीचे जो हम लोग बात करेंगे ये हैं निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। ये प्राकृतिक रूप में अगर कहें तो प्राकृतिक अवस्था में ये उपस्थित होते हैं, मतलब ये मूल रूप में, ये स्वतंत्र रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं। यहाँ देखिए अयस्क, सबसे पहले उसका अयस्क का सांद्रण किया जाता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं उसको अलग अलग वर्गों में बांटेंगे। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं गलित धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है। जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है वो गलित अवस्था में जब होता है तब उसका विद्युत अपघटन किया जाता है जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होता है। मध्य अभिक्रियाशील धातुएं 2 ग्रुप में, 2 समूह में पाया जाता है प्रकृति में। एक कार्बोनेट अयस्क के रूप में और दूसरा सल्फाइड अयस्क के रूप में। कार्बोनेट अयस्क में है तो उसके पहले सबसे पहले निस्तापन किया जाता है जिससे वो धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। फिर धातु ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है और फिर जो प्राप्त होता है उसका शोधन किया जाता है। अगर ये सल्फाइड अयस्क में है तो उसका सबसे पहले वर्जन किया जाता है जिससे वो ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और फिर उसका अपचयन किया जाता है और फिर अंत में उसका शोधन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। अब बात करते हैं निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। वे प्रकृति में सल्फाइड अयस्क के रूप में होते हैं। पहले उसका वर्जन कराया जाता है, फिर जो धातु प्राप्त होता है उसका परिष्करण, उसे शुद्ध किया जाता है। तो ये कुछ फ्लो चार्ट था जिसको हम लोग समझें। अब हम लोग समझेंगे सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो देखिए सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी अनअभिक्रिय होती हैं, मतलब वो किसी से रिएक्शन जल्दी नहीं करता है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिनेबार, उसका जो फॉर्मूला है देखिए HgS, मरकरी का अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी HgO में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है। देखिए यहाँ पर HgS सिनेबार, उसको देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में तापन गर्म किया जा रहा है तो देखिए यहाँ पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज हो गया है और सल्फर डाइऑक्साइड। फिर और अधिक गर्म किया जा रहा है तो देखिए ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड देखिए मरकरी में चेंज हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं जो हैं केवल गर्म करने से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से जो मौजूद जगह कॉपर सल्फाइड जो है के रूप में उपलब्ध तांबे यानी कॉपर को केवल गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। यहाँ देखिए कॉपर सल्फाइड, देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया, देखिए कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो गया और फिर अभी गर्म करते हैं
तो जब गर्म किए तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड, तो देखिए कॉपर प्राप्त हो जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि यही कि सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आने वाली धातुएं होती है उसको केवल गर्म करने से ही हमें उस धातु को प्राप्त कर लेते हैं। अब समझेंगे सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्य होती है। प्रकृति में यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। अब आइए समझते हैं कि जिंक के अयस्क को भर्जन एवं निस्तापन के समय किस प्रकार प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले भर्जन। तो देखिए जिंक सल्फाइड जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है, तो देखिए जिंक ऑक्साइड में चेंज हो गया। अब निस्तापन के माध्यम से समझेंगे तो जिंक कार्बोनेट है, इसको गर्म किया जा रहा है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि कार्बोनेट को सीमित वायु में गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर सीमित वायु है, यहाँ पर देखिए इसलिए ऑक्सीजन को नहीं लिखा है और यहाँ पर दिया जाता है तो यहाँ पर लिखा है। तो सीमित वायु इसको गर्म करते हैं तो क्या बन गया, देखिए जिंक ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद जब ये ऑक्साइड में चेंज हो जाता है उसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त उपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है, जो आप नीचे देख सकते हैं। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ देखिए रिएक्शन कराया जा रहा है, तो देखिए जिंक प्राप्त हो गया।